हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 7 की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की उससे कवर कर रहे हैं एंड इसके अराउंड 4 चैप्टर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है एयर के बारे में पढ़ा था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम जो है वाटर के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो वाटर है वो उसकी भी कई फॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उन सभी फॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे कि वाटर वेपर हो गया, राइट, एंड आफ्टर दैट वेव्स होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जो कि हमें सी में देखने को मिलती हैं एंड किस चीज़ की वजह से जो है वेव आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एंड किस चीज़ की वजह से जो है टाइड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हम जो है यहाँ पे जस्ट बेसिक्स ही कवर करने वाले हैं, ज़्यादा जो है डिटेल वे में इसे नहीं कवर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें जो है आपके जस्ट बेसिक्स को ही क्लियर करने की कोशिश की हुई है, आपका फाउंडेशन ही जो है क्लियर करने की कोशिश की हुई है। तो एडवांस लेवल पे हम क्या करेंगे, इसे जो है नेक्स्ट वाली जो हमारी बुक्स हैं उसमें जो है इसे कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड यहाँ पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है उसके भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द वाटर साइकिल। आई थिंक जो है ये चीज़ आपको पढ़ाने की जो है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर साइकिल के बारे में तो आप यहाँ पे जानते ही हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर है उसका एक साइकिल जो है, जो चक्र है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे जो है हिंदी में जल चक्र भी बोला जाता है। तो ये जो वाटर साइकिल है वो चलता ही रहता है। पहले जो है रेन की फॉर्म में मीन ऊपर क्लाउड बनते हैं, देन जो है वो नीचे बारिश होती है एंड जो है वो बारिश होके जो पानी है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो एक तरह से जो क्लाउड है उसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे आइस की फॉर्म में भी गिरता है एंड कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे वो पानी की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे आ जाता है एंड वो जो पानी है सारा बह के समुद्र में चला जाता है एंड वहाँ पे हमारी धरती में जो हीट होती है उसकी वजह से जो है वो सारा पानी जो है दोबारा से वो वेपर की फॉर्म में जो है ऊपर चला जाता है। जब वेपर की फॉर्म में ऊपर जाके जो है वो दोबारा से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है हीट कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में जाके एंड दोबारा से यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं एंड फिर से यहाँ पे रेन होती है। तो एक जो वाटर साइकिल है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। इसके बारे में तो आई थिंक आपको ऑलरेडी पता ही होगा, तो इसके बारे में जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि द सन हीट कॉजेज द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर इनटू द वेपर। जैसे कि हमारी धरती में, समुद्र में या फिर कई नदी नालों में यहाँ पे हमारे पास जो है पानी अवेलेबल होता है, तो हमारी धरती में जो सन की हीट होती है उसकी वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो वो किस फॉर्म में चला जाता है, वो जो है वेपर की फॉर्म में जो है वो ऊपर चला जाता है। ओके, तो ये जो वाटर वेपर जो है वो ऊपर चला गया है, वहां पे जाके जो है जब हीट इसे नहीं मिलती है, वहां पे जो हीट है वो कम हो जाती है, तो वहां पे वाटर वेपर जाके क्या हो जाता है, वो कूल्स डाउन हो जाता है एंड ये जो है इसकी इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इसे जो है कंडेंसेशन बोला जाता है। ओके, एंड जब कंडेंसेशन होती है लो हीट की वजह से तो जो क्लाउड्स है वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं एंड फ्रॉम देयर जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो फिर बारिश होती है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, यहाँ पे लैंड के ऊपर या फिर सी पे जो है ये गिरता है इन द फॉर्म ऑफ द रेन, राइट, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में या फिर स्लीट की फॉर्म में जो है ये गिरता है। ओके, जब ये रेन की फॉर्म में यहाँ पे गिरेगा तो इससे क्या बोला जाता है, इसे जो है प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। ओके, तो प्रेसिपिटेशन में जो है ऑलमोस्ट दो तरह की होती है, या तो एक तरह से रेन होती है, दूसरी क्या होती है हमारे पास, स्नो होती है। ओके, प्रेसिपिटेशन जो है वो भी दो तरह की होती है। जब क्लाउड बन के जो बारिश पड़ती है तो उसे प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो भी दो तरह की होती है, या फिर रेन या फिर स्नो होती है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है कंटिन्यूली जो वाटर है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है एंड जो ये सर्कुलेट करता रहता है बिटवीन द ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, तो इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं, राइट। सो ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्लाउड हैं, राइट,
तो क्लाउड्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये रेन है, यहाँ पे रेन पड़ रही है। ओके, एंड ये जो प्रेसिपिटेशन हम बोल सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रही है, तो प्रेसिपिटेशन जो है वो दो तरह से होती है। एक तो यहाँ पे रेन होगी, दूसरी जो है क्या होता है, स्नो पड़ती है। तो यहाँ पे पहाड़ों पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्नो पड़ रही है, एंड दूसरा जो है पानी है वो कहाँ पे जा रहा है, वो आपके जो है नदियों नालों में जा रहा है, आपके सी में, यहाँ फिर जो है आपकी रिवर में जा रहा है। ओके, एंड बाद में ऑल्दो ये जो स्नो है ये भी पिघल के फिर से जो है ये पिघल के कहाँ पे आती है, पहाड़ों के थ्रू जो है ये यहीं पे आती है, आपके सी में ही आ जाती है। तो यहाँ पे जो है हीट इसे मिल जाती है, धरती की हीट की वजह से यहाँ पे सन के थ्रू जो है यहाँ पे इंसुलेशन जो हो रहा है, राइट, यहाँ पे धरती पे अवेलेबल होती है हीट, तो उसी हीट की वजह से जो वाटर है वो फिर से क्या हो जाता है, इसकी इवेपोरेशन हो जाती है। ओके, ये आप देख सकते हो, एंड ये वेपर की फॉर्म में जो है दोबारा से ऊपर चला जाता है। ओके, बट यहाँ पे जो हीट है वो कितनी होगी, वो थोड़ा सा जो है माइनस में चली गई, मीन जो है यहाँ पे ठंडी ज्यादा हो गई, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो वेपर है वो कूल्स डाउन हो जाता है एंड ये कंडेंस हो जाता है। तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, इसे जो है कंडेंसेशन बोला जाता है, या भी ये वाटर वेपर जो है वो कूल्स डाउन हो जाता है। तो जब कंडेंसेशन होगी तो ऑब्वियसली यहाँ से दोबारा से क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं, एंड क्लाउड्स के बाद में दोबारा से यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, दो फॉर्म में, या तो रेन की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में। ओके, सो दिस इज नोन एज अ वाटर साइकिल। सो नेक्स्ट यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है बताया हुआ है कि वर्ल्ड के मेजर सीज, लेक्स एंड जो रिवर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन से कॉन्टिनेंट में जो मेजर लेक्स हैं या फिर रिवर्स हैं या फिर सी जो है वो कौन कौन से यहाँ पे लगते हैं, क्योंकि ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ वाई जो है मैंने इसे इंक्लूड किया है। तो जस्ट जो है एनसीईआरटी में बताने की कोशिश की है मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर के बारे में। तो कौन कौन से हैं सीज के बारे में, ओशंस की अगर हम बात कर ले तो पैसिफिक ओशन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, यहाँ पे नॉर्थ, देन ये साउथ अटलांटिक ओशन हो गया, दिस वन इज योर आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन आ गया आपका, ये पैसिफिक ओशन आ गया फिर से यहाँ पे, देन साउदर्न ओशन, राइट। तो इस तरह से जो है ये ओशंस है हमारे पास, ये बड़ी जो वाटर बॉडीज हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद में हम अगर बात करें रिवर्स की, यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका में रिवर्स की बात करें तो ये मिसिसिपी रिवर हो गई आपकी, दिस वन, राइट, एंड यहाँ पे एक सॉल्ट लेक सिटी भी है नॉर्थ अमेरिका में, ये कुछ लेक्स हैं, ग्रेट बियर एंड ग्रेट स्लेव लेक है, देन विनीपेग, सुपीरियर एंड ह्यूरोन, ये भी जो है लेक्स है यहाँ पे, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपका यहाँ पे कैरिबियन सी भी आ गया, एंड साउथ अमेरिका में ओनली एक ही रिवर बताई हुई है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है ये अपनी वॉल्यूम की वजह से सबसे बड़ी रिवर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वो कौन सी है, इट इज़ अ अमेजन रिवर, राइट। एंड देन आ गया आपके पास अफ्रीका, तो यहाँ पे नाइगर रिवर होगी, कॉन्गो रिवर होगी, लेक विक्टोरिया, ऑरेंज रिवर, राइट, ये अफ्रीका में पड़ते हैं, नील रिवर होगी, एंड ये आपका जो है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी आ गया, यहाँ पे ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, राइट। एंड देन एशिया की बात करें, यहाँ पे एक डेन्यूब रिवर आ जाती है इसमें, यहाँ पे इंडिया में गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई, राइट, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल हो गया, देन साउथ चाइना सी हो गया आपका, जिस जो कि काफ़ी एक तरह से डिस्प्यूटेड सी है ये इंडिया एंड चाइना के बीच में। एंड देन आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है डार्लिंग रिवर हो गई, एंड ये जो है यहाँ पे इसी के पास कोरल सी भी है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर है, कौन सी लेक है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जो है यूपीएससी जो है वो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो इसके जो है आपको नोट्स यहाँ पे खुद बनाने हैं, राइट। तो इसके जो नोट्स है वो आपको यहाँ पे खुद बनाने हैं, तभी आप जो है इन चीज़ों को याद रखोगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर है एंड कौन से जो है लेक्स है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है बताया हुआ है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज है यहाँ पे हमारी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा पानी जो है कितनी मात्रा में अवेलेबल है, कहाँ पे किस वाटर बॉडी में अवेलेबल है। उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज ए सैलिनिटी, राइट। हिंदी में इसे जो है क्या बोला जाता है, इसे जो है लवणता
बोला जाता है हिंदी में। सो सैलिनिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्ट, कि पानी में जो है कितना अमाउंट ऑफ सोल्ट जो है वो अवेलेबल होता है। जैसे कि आपको पता है कि समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है। वो खारा क्यों होता है कि क्योंकि उसमें जो है सोल्ट की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो पीने के लायक नहीं होता है, वो हैवी होता है। जितनी ज़्यादा यहाँ पे सोल्ट की मात्रा होगी किसी भी पानी में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में, तो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो हैवी हो जाता है एंड वो क्या होता है, वो खारा बन जाता है, राइट। सो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स, मीन जो है सोल्ट की मात्रा को ग्राम्स में देखा जाता है, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मीन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में जो है कितना ग्राम जो है यहाँ पे आपकी जो सोल्ट है वो अवेलेबल है, डेट इज नोन एज ए सैलिनिटी। तो जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशियंस की, ये होती है 35 पार्ट्स पर 1000, ओके। मीन 1000 में जो है अराउंड 35 ग्राम तक जो है इसकी हो सकती है सैलिनिटी। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है डेड सी का। डेड सी जो है ये कहाँ पे है, इजराइल में है। तो इसमें जो है ये अराउंड 340 ग्राम तक जो है सैलिनिटी है, बहुत ज़्यादा जो है ये एक तरह से इसमें सॉल्ट अवेलेबल है पर लीटर ऑफ द वाटर। तो इसी की वजह से जो स्विमर है वो इजीली डेड सी में जो है वो स्विम कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये जो पानी है वो हैवी है एंड इसमें जो पर्सन है वो डूबता नहीं है, राइट। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे मात्रा इसकी होगी सॉल्ट की, उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे डेंसिटी हम बोल सकते हैं पानी की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो पानी है वो हैवी हो जाता है, राइट, सॉल्ट की वजह से। सो डेड सी जो है इजराइल में, इसकी जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम है पर लीटर ऑफ द वाटर एंड स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस, राइट। तो सॉल्ट की वजह से जो पानी है वो ज़्यादा घना हो जाता है, वो डेंस जो है वो हो जाता है, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें यहाँ पे, तो आपने ये चीज़ सुनी ही होगी कि हमारी धरती पे जो है 2/3 जो वाटर है वो हमारी धरती पे अवेलेबल है। मीन जो हमारी धरती है उसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से जो है वो भरा हुआ है, 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है। बट फिर भी हम बार बार, जैसे कि न्यूज़ में अभी देखते आ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ते होंगे, उसमें आपने देखा है कि यहाँ पे आपको जो है वाटर स्कार्सिटी जो है वो देखने को मिलती है, हमारे पास जो है पानी की कमी है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमारी धरती का 2/3 हिस्सा जो है वो पानी से जो है भरा हुआ है, बट फिर भी हमारे पास जो है वाटर स्कार्सिटी है, हमारे पास पानी की कमी है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अराउंड 97.3% जो वाटर है वो कहाँ पे है, वो ओशियंस में है एंड ये जो ओशियंस का वाटर है वो सेलाइन वाटर है, वो जो है उसमें लवणता जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड ये जो वाटर है वो पीने के लायक नहीं है। तो ये जो 2/3 जो वाटर यहाँ पे अवेलेबल है उसका 97.3% जो है वो ओशियंस में मिलता है एंड वो सेलाइन वाटर है एंड वो पीने के लायक नहीं है। एंड बाकी बचा हमारे पास कुछ जो हिस्सा है आइस कैप्स में है 0.02.0, देन ग्राउंड वाटर हो गया यहाँ पे 0.68। तो ये सारा जो है क्या बनता है, ये जो है आपका फ्रेश वाटर बनता है। एंड देन फ्रेश वाटर लेक्स में 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 0.009, एटमॉस्फेयर में भी जो है कुछ यहाँ पे पानी होता है 0.0019 एंड रिवर्स में 0.0001, ओके। तो इस तरह से हम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरी वाटर बॉडीज को। तो 97.3 वाटर जो है वो यहाँ पे ओशंस में अवेलेबल है एंड जो है वो पानी पीने के लायक नहीं है, राइट। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ओशन सर्कुलेशन। अब जो है ओशन में भी जो है पानी का यहाँ पे सर्कुलेशन होता रहता है, ओशन में भी यहाँ पे जो है मूवमेंट्स होती रहती हैं। तो उन मूवमेंट्स को, ओशन की मूवमेंट्स को हम जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। ओशन में भी यहाँ पे जो है पानी सर्कुलेट करता रहता है, जैसे हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। लैंड में यहाँ पे जो है हमारी धरती में जो है एक वाटर साइकिल होता है, राइट, वो भी यहाँ पे मूव करता रहता है ना, कभी वेपर की फॉर्म में, कभी जो है वो वाटर की फॉर्म में होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ओशन में भी जो पानी है वो सर्कुलेट करता रहता है। सो द मूवमेंट्स दैट अकर इन द ओशंस, तो ओशंस में भी पानी की मूवमेंट्स होती हैं, उन्हें हम जो है 3 ब्रॉडली कैटेगराइज कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला होता है वेव्स,
दूसरी होती हैं टाइड्स एंड तीसरी होती हैं करंट्स। तो इन तीनों के बारे में, हम तीनों कैटेगरीज के बारे में अब हम यहाँ पे डिटेल वे में देखेंगे। ओके, तो ओशन में जो पानी है वो किस तरीकों से जो है मूव करता है, 3 तरीकों से करता है, वेव्स की फॉर्म में, टाइड्स की फॉर्म में एंड करंट्स की फॉर्म में। ओके, सो लेट्स सी फर्स्टली अबाउट दी वेव्स। अब ये वेव्स जो होती है क्या होती हैं? वेव्स क्या होती है? ये लहरें होती हैं। ओके, सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, मीन जो है यहाँ पे ओशन का ये सरफेस है, राइट, मीन जो है ये पानी सीधा बह रहा है, प्लेन जो है बह रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी हल्की सी भी वेव नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, इसके साथ साथ जो है हवा भी बहती है। ये सरफेस है यहाँ पे ओशन का, यहाँ पे पानी है, एंड इसके साथ साथ बिल्कुल जब हवा टकराती है तो हवा भी जो है उसी दिशा में बह रही है। जब हवा टकराएगी तो हवा की वजह से जो है पानी को थोड़ा सा धक्का लगता है, एंड जो पानी है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है आगे जाके, उसे जब धक्का लगता है तो राइट, तो वो राइज हो जाता है एंड फॉल होता है। तो वो क्या बनाती है? वो यहाँ पे वेव्स बनाती हैं। ओके, इस तरह से सपोज ये पानी जा रहा है, ये देन ये यहाँ पे हवा आ गई, हवा की वजह से यहाँ पे धक्का लगा इसे, एंड ये जो पानी है वो ऊपर उठेगा एंड देन फिर नीचे से ये गिरेगा। तो ये क्या बन जाती हैं? आपकी वेव्स बन जाती हैं, राइट। तो वेव्स किसकी वजह से होती हैं? एयर की वजह से होती हैं। सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस एंड फॉल्स ऑल्टरनेटिवली, मीन जो है राइज करती हैं देन फिर से गिरती हैं, फॉल होती हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? दीज आर नोन एज द वेव्स। एंड जब यहाँ पे स्टॉर्म आता है, तूफान आ जाता है, तो ऑब्वियसली द विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो हवा उस समय में जो है काफी हाई स्पीड पे बहती है, तो उस समय में जो है काफी बड़ी बड़ी वेव्स भी जो है, ये छोटी सी वेव मैंने आपको बताया, तो बड़ी बड़ी वेव्स भी जो है वो इस तरह से उठ सकती हैं, राइट। तो जिसकी वजह से जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, एंड और भी कई रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे वेव्स बनने के। या तो ये भी हो सकता है कि जो नीचे यहाँ पे पानी के नीचे वाला जो पार्ट है हमारी धरती का, वहां पे जो है अर्थक्वेक आया है, राइट। जब वहां पे जो है प्लेट्स जो है नीचे, जो पानी वाला जो पार्ट है हमारा, जो पानी वाली लैंड है हमारी यहाँ पे, उसके नीचे भी तो प्लेट्स है ना यहाँ पे, तो वो जो प्लेट्स हैं अगर वो खिसक गई हैं, राइट, या फिर उनके बीच में कोलिजन यहाँ पे हुआ है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से जो है यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो है पानी यहाँ पे ऊपर उठता है एंड नीचे गिरता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शंस भी यहाँ पे हो जाए, पानी के नीचे से यहाँ पे जो है ज्वालामुखी फट जाए, ऑब्वियसली यहाँ पे पहाड़ बन जाएगा एंड जो पानी है वो इधर उधर यहाँ पे फैलेगा, राइट। या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स भी यहाँ पे हो सकती हैं। दीज कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ द ओशन वाटर, तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर को जो है यहाँ पे शिफ्ट कर सकती हैं, राइट। तो अगर अर्थक्वेक यहाँ पे आता है या फिर लैंडस्लाइड अगर यहाँ पे होती है, तो उसकी वजह से जो है काफी बड़ी बड़ी जो है वेव्स यहाँ पे उठती हैं, जिन वेव्स को हम यहाँ पे सुनामी बोल सकते हैं। ओके, कौन सी वेव्स को हम यहाँ पे सुनामी बोलते हैं? जो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 मीटर हाई जो है, 15 मीटर ऊंची जो उठती हैं, उन वेव्स को हम जो है सुनामी बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है ये जो है 150 मीटर हाई तक जो है ये पहुंच सकती हैं, मीन 150 मीटर हाइट तक जो है ये ऊपर उठ सकती हैं। मिनिमम 15 मीटर एंड 15 मीटर से लेके 150 मीटर तक की जो वेव्स होती हैं, इस रेंज के बीच की जो वेव्स होती हैं, उन्हें हम जो है सुनामी बोल सकते हैं। तो सुनामी क्यों आती है? यहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से हो सकती है, पानी के नीचे यहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, राइट, एंड देन वोल्केनिक इरप्शंस हुआ हो, यहाँ पे ज्वालामुखी फट जाए, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड यहाँ पे हो जाए, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है सुनामी आ सकती है। ओके, तो ये जो वेव यहाँ पे ट्रेवल करती हैं, ये वाली जो सुनामी वाली जो वेव्स होती हैं, इसकी स्पीड कितनी होती है, ये कितनी तेज बहती हैं? ये बहती हैं 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतनी फास्ट होती हैं। तो यहाँ पे 2004 में एक सुनामी आई थी, आपको पता भी होगा, जिसकी वजह से इंडिया के जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, एंड जो अंडमान एंड निकोबार का इंदिरा पॉइंट है वो तो टोटली सबमर्ज हो गया था इस सुनामी की वजह से, राइट। सो सुनामी वर्ड के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। सुनामी वर्ड जो है ये एक जैपनीज वर्ड है, जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। सुनामी वेव्स कौन सी होती हैं? हार्बर वेव्स होती हैं, मीन समुद्र के किनारे के आसपास ही ये आती हैं ज़्यादा, एंड एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉय व्हेन एवर देयर इज अ सुनामी। तो जब कभी भी यहाँ पे सुनामी आती है, ये वाली वेव्स उठती हैं, इतनी बड़ी वाली जो वेव्स जब उठती हैं, तो उसकी वजह से जो हार्बर्स होते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं,
जाते हैं, वहाँ पे फिशरमैन होते हैं, वहाँ पे आपकी जो है कई सारी शिप्स जो है वो खड़ी होती हैं, तो वहाँ पे जो है कई मार्केट्स भी हो सकती हैं इसके हार्बर के आसपास। तो वो जो समुद्र के किनारे जो जितने भी ये जो हार्बर्स होते हैं राइट, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सुनामी की वजह से। सो नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ पे टाइड्स राइट। तो ये वेव की जो है यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, तो ये मुझे जो है नेक्स्ट स्लाइड में देनी थी, प्रीवियस स्लाइड में सॉरी। सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइड्स राइट। तो टाइड की वजह से भी जो है वाटर यहाँ पे मूव करता है। टाइड्स क्या होती हैं कि ये भी जो है एक तरह से ओशन वाटर जो है जब राइज होता है एंड फॉल होता है, बट ये क्या होता है कि एक रिदमिक राइज होती है ये, ओके, एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है ओशन वाटर की, दिन में 2 बार होती है ये। तो उस रिदमिक मूवमेंट को जो है हम क्या बोलते हैं, उसे हम जो है टाइड बोलते हैं, जिसे ज्वार भाटा भी बोला जाता है राइट। सो द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार ये उठती है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट होती है इनकी, तो इसे हम जो है टाइड बोलते हैं राइट। and it is a high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level। and जो हाई टाइड यहाँ पे 2 तरह की होती है टाइड्स, एक यहाँ पे हाई टाइड होती है, काफी ऊंची उठती है टाइड जो है राइट, दूसरी यहाँ पे जो है लो टाइड होती है। तो जब हाई टाइड यहाँ पे आती है तो ज्यादा जो किनारा होता है समुद्र का वो यहाँ पे कवर कर लेता है पानी, जब लो टाइड आती है तो वो यहाँ पे समुद्र के किनारे के बाहर नहीं जाता है पानी राइट, वो अंदर ही रहता है। तो ये जो टाइड्स हैं ये उठती क्यों है, किसकी वजह से उठती हैं राइट। तो क्या होता है यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन के द्वारा जो लगाया जाता है या फिर मून के द्वारा लगाया जाता है ऑन द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से यहाँ पे टाइड्स जो है वो उठती हैं। किसकी वजह से उठती हैं, सन एंड मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से जो है ये टाइड्स उठती हैं। सो वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून ग्रेविटेशन फोर्स एंड कॉजेज द हाई टाइड। तो क्या होता है, जो वाटर होता है धरती पे यहाँ पे राइट, जब वो बिल्कुल मून के पास हो जाता आता है तो मून जो है, मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे यहाँ पे खींचता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई टाइड आता है। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे, जब यहाँ पे अमावस्या होती है राइट, फुल मून एंड न्यू मून डे जब यहाँ पे होती है तो सन, जो मून एंड जो अर्थ होते हैं राइट, वो जो है सेम लाइन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइड्स होती हैं उसे हम और भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 तरीकों से यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो टाइड्स है वो यहाँ पे उठती हैं। एक यहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स होती हैं राइट, दूसरी यहाँ पे नीप टाइड्स होती हैं। तो स्प्रिंग टाइड्स कौन सी होती हैं, जब फुल मून एंड न्यू मून डेज यहाँ पे आते हैं तो उस समय में क्या रहता है कि जो मून है, अर्थ या फिर जो सन है, ये तीनों ही जो है वो सेम लाइन पे जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो उस दिन जो टाइड्स होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, काफी बड़ी होती हैं। इस तरह की टाइड्स को हम जो है स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं ओके। एंड जब मून अपने फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है राइट, फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर में होता है, मीन अभी जो है मून की शुरुआत यहाँ पे हुई है या फिर मून जो है वो खत्म होने वाला है राइट, अमावस्या यहाँ पे आने वाली है। तो उस दिन क्या होता है, ओशन वाटर गेट ड्रॉन इनटू द डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो यहाँ पे सन एंड मून की जो पोजीशन होती है वो एक लाइन में नहीं होते हैं, धरती, सन एंड जो मून है वो एक लाइन में नहीं होते हैं, वो डायगोनल होते हैं राइट, वो एक दूसरे के सामने नहीं होते हैं। तो जब इस तरह से जो है जो टाइड उठती है वो लो टाइड होती हैं, तो उन्हें हम जो है नीप टाइड्स बोलते हैं। जब यहाँ पे सपोज ये आपकी धरती हो गई, ये आपका सन हो गया, ये आपका मून हो गया, वो जो है एक ही लाइन में है, तो उस दिन जो है पानी के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पड़ता है, उसकी वजह से जो टाइड्स होती हैं वो ज्यादा ऊपर उठती हैं, तो उन्हें हम जो है स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। जब ये डायगोनल हो जाते हैं, मीन यहाँ पे सन हो गया एंड ये आपकी धरती हो गई, मून जो है आपका यहाँ पे हो गया, तो ये डायगोनल हो गए ना इस तरह से ओके। तो ये डायगोनल होगी इस तरह से। तो इस दिन जो है ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पानी के ऊपर नहीं पड़ता है, तो उस दिन जो टाइड्स यहाँ पे उठती हैं वो जो है काफी छोटी टाइड्स होती हैं। तो अभी यहाँ पे जो है इसमें एनसीईआरटी में जस्ट आपको ये बताने की कोशिश की हुई है कि जो टाइड्स हैं वो क्यों उठती हैं, वो यहाँ पे सन एंड मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठती हैं। एंड देन स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स के बारे में, हाई टाइड एंड जो लो टाइड होती हैं उसके बारे में ही आपको बताया हुआ है। एंड एक्चुअल में टाइड्स होती क्या है वो यहाँ पे बताने की इन्होंने कोशिश की हुई है, बट ये जो है थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो जो है आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे ओके।
सो ये आप देख सकते हो, ये आपका सन हो गया एंड ये आपका मून हो गया एंड ये अर्थ हो गया। ये क्या होती है, दीज आर नोन एज स्प्रिंग टाइड। तो ये होती, इस दिन जो है जो टाइड होती हैं वो हाई टाइड होती हैं। ओके, देन ये भी हो गया आपका सन, अर्थ या फिर जो मून हो गया यहाँ पे, तो ये भी जो है एक ही लाइन में है, चाहे इनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है, आगे पीछे हो चुके हैं। तो इस दिन जो टाइड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, हाई टाइड होती है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जब सन मून एंड अर्थ जो है वो एक ही लाइन में है तो उसे हम जो है स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, राइट। एंड उस दिन जो टाइड्स होती हैं वो हाई होती हैं, ज्यादा बड़ी होती हैं। देन अगर सन अर्थ एंड जो मून है वो डायगनल हो गए ना, यहाँ पे ये आप देख सकते हो वो एक लाइन में नहीं है, वो डायगनल है, तो उन टाइड्स को हम क्या बोलते हैं, नीप टाइड बोलते हैं एंड ये जो है लो टाइड्स होती हैं, राइट। तो ये चीजें जो है अभी के लिए आपको याद रखनी है। तो बाकी चीजें जो है इसका जो एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, राइट, इन टाइड्स का, वो हम यहाँ पे जो है आगे जाके पढ़ेंगे क्लास 8th या फिर 9th के जो NCERT है उसमें हम जो है इन चीज़ों को कवर करेंगे डिटेल्ड वे में। तो अभी जस्ट आपको डेफिनेशन ही यहाँ पे बताई हुई है कि एक्चुअल में टाइड्स होती क्या है, कितने टाइप की होती हैं एंड ये जो है इसके पीछे रीजन क्या होता है जो टाइड्स यहाँ पे उठती हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ऑफ द सन एंड मून, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सन या फिर मून का, उसकी वजह से ये जो टाइड्स है वो यहाँ पे उठती है, राइट। सो इन टाइड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, पहला तो ऑब्वियसली नेविगेशन, जब इस समुद्री जो शिप्स होती हैं समुद्र में, जब उसे जो है ये टाइड उठेगी तो इसकी वजह से जो पानी है, राइट, वो जो है शिप्स को धक्का भी मारेगा, तो यहाँ पे शोर तक पहुंचना, मीन किनारे तक पहुंचना उन शिप्स के लिए इजी हो जाता है। देन आपका फिशिंग जो है, जब इस इन्हीं टाइड्स की वजह से जो फिश है वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी होकर जो है वो किनारों पे जो है पहुंच जाती है, तो जो फिशरमैन्स हैं उनके लिए जो फिश को इकट्ठा करना, वो उन्हें जो है काफ़ी मात्रा में जो फिश है वो मिल जाती है। सो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है यहाँ पे इसी की वजह से। तो टाइड्स के जो है 3 बेनिफिट्स हो गए, नेविगेशन, फिशिंग एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, राइट। तो नेक्स्ट मूवमेंट होती है यहाँ पे ओशियन करंट्स की, राइट। अब हम ओशियन करंट्स के बारे में देखेंगे। सो ओशियन करंट्स होता क्या है, ओशियन करंट्स आर द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, कि ये भी जो है पानी की ही एक लहर होती है जो कि कॉन्स्टेंटली लगातार जो है ओशन की सरफेस में एक डेफिनेट डायरेक्शंस में जो है ये बहती रहती है, मीन एक ही डेफिनेट डायरेक्शन है इसकी, वो बहता ही रहेगा इस दिशा में। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम जो है ओशन करंट्स बोलते हैं। तो ये जो ओशन करंट्स है वो वार्म भी हो सकते हैं, राइट, या फिर ये कोल्ड भी हो सकते हैं। द वार्म करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड द मूव टुवर्ड द पोल्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं यहाँ पे कि सपोज ये आपकी धरती हो गई एंड ये हो गया आपका 0 डिग्री, दैट इज द इक्वेटर। ये आपका हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका पोल, ओके, जो कि सबसे ठंडा एरिया होता है। एंड दिस वन इज योर 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ एंड ये हो गया आपका 90 डिग्री साउथ, ओके। तो ये भी आपका जो है पोल हो गया। तो अब क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे सन है आपका, तो सन की जो इंसुलेशन होती है वो इस एरिया में, जस्ट वेट, हाँ, सो ये वाला जो एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री 23.5 डिग्री यहाँ तक, तो यहाँ पे जो सन की इंसुलेशन है वो ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जो है इक्वेटर के ऊपर जो है सन की जो है डायरेक्ट हीट यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे जो हीट होती है वो ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे जो सन की जो किरणें हैं 90 डिग्री पोल्स पे वो जो है तिरछी पड़ती हैं, ओके। तो यहाँ पे जो है हमेशा ही ठंड होती है। तो यहाँ पे जो करंट्स होंगे, यहाँ पे जो एक तरह से हवा होगी, या फिर अगर एयर की बात करें एयर हो गया, या फिर जो है आपके ओशन करंट्स जो होते हैं, राइट। तो
जो पोल पे या फिर 90 डिग्री पे एयर या ओशन करंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कोल्ड होते हैं हमेशा। एंड यहाँ पे जो है आपकी इंसुलेशन ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे आपको हीट ज़्यादा मिल रही है 0 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ में, तो यहाँ पे जो है कौन से होते हैं, यहाँ पे जो है आपके वार्म करंट्स या फिर वार्म एयर होती है, राइट। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री में यहाँ पे भी आपको जो है कोल्ड होंगे, राइट। इस तरह से यहाँ पे जो है, अगर अब जो है आप ये सोचोगे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो बर्फ ही जम जाएगी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही ठंड पड़ जाएगी, अगर यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म हवा नहीं पहुंचेगी, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि बिल्कुल ठंड रहती है, कोल्ड एयर होती है यहाँ पे, एंड ओशन करंट्स जो होते हैं वो भी कोल्ड होते हैं, एंड जैसे पोल्स होते हैं, दोनों पोल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे एयर एंड जो ओशन करंट्स है वो हमेशा ही कोल्ड होते हैं। एंड यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे हीट अवेलेबल है, यहाँ पे तो आप जल ही जाओगे, राइट। लगातार अगर यहाँ पे जो है हीट पड़ती रहे, लगातार अगर यहाँ पे गर्म हवा ही चलती रहे तो ये क्या होता है, यहाँ पे इस एयर को भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है, ओके। ये जो हीट होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है, तो वो किसके थ्रू होती है, मीन यहाँ वाले जो गर्म हवा है या फिर जो आपकी जो गर्मी है वो एयर के थ्रू या फिर ओशन करंट्स के थ्रू जो है वो यहाँ से मूव करती है टूवर्ड्स दी पोल, ओके। एंड यहाँ से जो ठंडी हवा है, पोल से जो ठंडी हवा है वो यहाँ पे मूव करती है थ्रू दी एयर, या एयर जो है या फिर जो ओशन करंट्स है वो यहाँ पे उसे इक्वेटर के पास लेके आते हैं ठंडी हवा को, एंड इक्वेटर से गर्म हवा या फिर जो ओशन करंट्स होते हैं वो उसे लेके जाते हैं टूवर्ड दी पोल, ओके। इन्हीं करंट्स की वजह से ही जो है यहाँ पे इस हीट की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती है, राइट। अगर जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो इक्वेटर के पास जो है हर एक चीज जो है वो जल जाएगी, एंड पोल के पास जो हर एक चीज है वो वहां पे जम जाएगी, राइट। So the cold currents carry water from the polar or the higher latitude to the tropical or the lower latitude। जैसे कि आपको पता है जो कोल्ड करंट्स होते हैं, मीन जो पोल के पास होते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, वो जो है वाटर को लेके आते हैं फ्रॉम द पोलार टू द हायर लैटिट्यूड्स टू द ट्रॉपिकल, मीन यहाँ पे लेके आते हैं इस एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में यहाँ पे आपको जो हीट मिलती है। एंड द लैब्राडोर ओशन करंट जो होते हैं इस कोल्ड करंट, वाइल द गल्फ स्ट्रीम जो होते हैं ये दे आर नोन एज द वार्म करंट, राइट। यहाँ पे जो है नाम दिया गया है कोल्ड करंट को एंड वार्म करंट को। जो कोल्ड करंट होते हैं दैट इज नोन एज द लैब्राडोर ओशन करंट, एंड जो वार्म करंट होते हैं दे आर द गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट, राइट। तो वार्म करंट कहाँ से उठते हैं, वो इक्वेटर के पास से उठते हैं। सो द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द एरिया, ऑब्वियसली ये जो ओशन करंट होते हैं वो भी एरिया के टेम्परेचर कंडीशंस को प्रभावित करते हैं, तो इन्हीं की वजह से यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे प्रभावित होता है। सो वार्म करंट जो होते हैं वो वार्म टेम्परेचर जो है वो लेके आते हैं ओवर द लैंड सरफेस, एंड द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड जिस एरिया में वार्म एंड कोल्ड करंट जो है वो मिलते हैं आपस में, वहां पे उस एरिया को जो है बोला जाता है कि वो सबसे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है पूरे वर्ल्ड का, राइट। सीज अराउंड द जापान, जापान के आसपास के जो सीज हैं एंड जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का, वो इसके एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो है कोल्ड करंट्स एंड जो वार्म करंट है वो हमेशा ही मीट करते हैं, राइट। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। एंड द एरियाज वे वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस द फॉगी वेदर, तो यहाँ पे वार्म एंड कोल्ड करंट जो है आपस में मिलते हैं, वहाँ पे आपको जो है फॉगी वेदर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेविगेशन में जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट जो है वहाँ पे एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आती है नेविगेशन में, राइट। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो गया आपका इक्वेटर, दिस वन इज योर 0 डिग्री, 23.5 degree north, 23.5 degree south, this one is your 66.5 degree north, and ये हो गया यहाँ पे आपका पोल, ये हो गया आपका यहाँ पे पोल 90 डिग्री, this one is also your 90 डिग्री, ओके। एंड यहाँ पे आपका सन है, तो इस एरिया में जो है डायरेक्ट हीट पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पे जो करंट्स होंगे वो कौन से करंट होंगे, यहाँ पे जो है वार्म करंट्स होंगे इक्वेटर के पास, एंड पोल के पास जो है यहाँ पे हीट नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे आपके जो है कोल्ड करंट्स होंगे,
ओके। करंट्स क्या होते हैं? करंट्स जो होते हैं एक तरह से जो चीज बहती रहती है, जो मूव करती है, जिसकी वजह से कोई चीज जो है जब मूव करती है तो उसे हम करंट्स बोल देते हैं। जैसे कि एयर हो गई, एयर करंट्स भी उसे बोला जाता है कि एयर भी जब मूव करती है, राइट, वो भी उसे हम एयर करंट्स बोल देते हैं। जैसे बिजली है, राइट, बिजली होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो उसमें भी करंट्स होते हैं ना, राइट, वो भी जो है मूव करती है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अनदर डायरेक्शन, तो उसे हम करंट्स बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है ये वार्म करंट्स हो गए। तो ये जो ओशन करंट्स होते हैं ये समुद्र में ही होते हैं, ये ओशंस में ही होते हैं, राइट। तो ये जो रेड वाले हैं ये सारे जो है वार्म करंट्स हैं, एंड ये ब्लू वाले हैं जैसे कि आप देख रही हो ये यहाँ से आ रहे हैं, ये पोल से टूवर्ड्स द इक्वेटर आ रहे हैं। तो ये क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, जो है ये ठंडी हवा लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ से जो ये वाले जो गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रही है, ये अपने साथ जो है गर्मी लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से हीट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है थ्रू दीज करंट्स। आई होप आपको जो है ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो, राइट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 को। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड उसको जो है एक अलग जो है सेशन लेके क्लियर करने की कोशिश करूंगी, राइट। So thank you so much. Have a nice day. Bye bye.